हेलो एवरीवन, एजुकेशन 24/7 चैनल पे आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 ऑफ साइंस के सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मोशन के एक सिंपल डेफिनेशन को देखा था, मेजरमेंट्स के बारे में देखा था, डिस्टेंस के बारे में देखा था और मेजरमेंट के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड यूनिट्स थे उनके बारे में देखा था। इस लेक्चर में हम लोग उसके रिमेनिंग पार्ट्स को पढ़ेंगे। So firstly we will discuss here correct measurement of length। हम लोग जो लंबाई की माप है उसको सही कैसे मापना है हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। So here the correct measurement of length। फ्रेंड्स, जब भी आप अपने टेलर की दुकान पे जाते हैं या आपको किसी चीज़ को नापने की ज़रूरत पड़ती है तो आप क्या करते हो? आपके पास एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो लेंथ के एक स्टैंडर्ड जो चार्ट है हम लोगों ने उस चार्ट को डिस्कस किया था। अगर आपने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। हम लोगों ने चार्ट को डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने लेंथ के जो यूनिट्स थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि उसी यूनिट्स के बेस पे हम लोगों को कोई लेंथ नापना है। हम लोगों को कोई लेंथ नापना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि वास्तव में कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि मान लीजिए हमें इस ऑब्जेक्ट के लेंथ को नापना है, इस ऑब्जेक्ट को के लेंथ को नापना है और यह ऑब्जेक्ट जो है वह सेंटीमीटर में है, यानी इस ऑब्जेक्ट की लंबाई सेंटीमीटर में है। अब यदि हम इस लेंथ को नापने के लिए, यानी यहां से इस लेंथ को नापने के लिए मान लीजिए हमने मीटर वाला या फिर किलोमीटर का कोई पैमाना या यूनिट लिया। हमने यदि मीटर या किलोमीटर, शॉर्ट में हम लोग इसे km बोलते हैं, यदि हम लोगों ने मीटर या km यानी किलोमीटर का कोई स्केल या स्टैंडर्ड यूनिट लिया तो क्या यह संभव है, इज इट पॉसिबल कि हम लोग इसको इस सेंटीमीटर वाले लेंथ को आसानी से माप पाएंगे? तो द आंसर इज यस। हाँ, हम लोग माप तो सकते हैं लेकिन हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इन्हीं दिक्कतों को कम करने के लिए हम लोगों को एक करेक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब करेक्ट मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे? करेक्ट मेजरमेंट करने के लिए हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट दिया है उसके रेफरेंस या उसके रेस्पेक्ट में हमें किस टाइप का यूनिट यूज करना चाहिए, यानी किस टाइप का पैमाना या नाप यूज करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, हमें इस पे भी ध्यान देना होगा। मान लीजिए यदि आपने किलोमीटर या मीटर वाले से लेट सपोज आपने नापा, यदि इस सेंटीमीटर वाले के लेंथ को आपने मीटर वाले किसी पैमाने या टेप से नापा तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि आप इसको नाप तो लोगे लेकिन आपके मेजरमेंट में कुछ एरर यानी कुछ कमी भी दिखलाई देगी, यानी आप इस मेजरमेंट को कुछ गलत भी नाप सकते हो। लेकिन यदि सेंटीमीटर पैमाना होगा तो आप इसको बहुत ही आसानी से नाप लोगे और वह एकदम करेक्ट यानी एकदम सही नापोगे। जैसे मान लीजिए आपने टेप देखा ही होगा। जब आपने टेप देखा होगा तो आप देखते होंगे कि उसको नापने के लिए किन किन तरीकों का यूज किया जाता है। हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कि यह एक टेप है। अब इस टेप पर, ऑन दिस टेप वी हैव गिवन सम स्केल्स एंड सम यूनिट्स। हमें इस टेप पर कुछ स्केल दिया होता है और कुछ यूनिट्स दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ छोटी छोटी रेखाएं दिखाई देती हैं, उसके बाद कुछ बड़ी रेखाएं, फिर छोटी छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, और इसके नीचे हमें कुछ नंबर्स यानी नंबर्स भी लिखे दिखाई देते हैं कुछ इस तरीके से। इन नंबर्स का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इनके साथ साथ हमें कुछ छोटे छोटे अंग्रेजी के लेटर्स भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे
इसके साथ एक है तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा होता है सेंटीमीटर, यहाँ पे इंच लिखा होता है, या फिर फ्रेंड्स जैसे हम लोग आगे जाते हैं तो इस यूनिट्स को मिला के हमें फुट लिखा हुआ दिखाई पड़ता है या फिर हमें मीटर लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। यानी हमें एक ही टेप में कई तरह के पैमाने यानी यूनिट्स दिए होते हैं, जिसके माध्यम से हम कई तरीके के ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुओं का मेजरमेंट करेक्टली कर सकते हैं। हम लोग अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अच्छा, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करना हो तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को नापना हो तो हमें सबसे पहले उसके स्टार्टिंग या एंड पॉइंट से हमें शुरू करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यह एक ऑब्जेक्ट है, यह एक ऑब्जेक्ट है और हमें इसका मेजरमेंट यानी हमें इसकी लंबाई को मापना है। हमें यहाँ से इसकी लंबाई को मापना है। हमने टेप लिया और हमने इसके इस स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से शुरू ना करके हमने यहाँ से शुरू ना करके हमने यहाँ से किया। अब आप हमें बताइए कि अगर हम यहाँ से न लेकर हम यहाँ से लेंगे तो क्या यह संभव है कि हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को माप पाएंगे, या हमें इसका पूरा एग्जैक्ट जो लंबाई है, हमें जो इसका करेक्ट लेंथ है, वेदर वी आर एबल टू मेजर द करेक्ट लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, हम लोग क्या इस ऑब्जेक्ट के करेक्ट लेंथ को माप पाएंगे? सो द आंसर इज नो। सो हमें केयरफुल क्या होना चाहिए कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करने के लिए हमें उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करना चाहिए। आप स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी साइड से ले सकते हो, आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से कहीं से भी आप लो, लेकिन आप ऑब्जेक्ट को नापने के लिए उसके बीच के किसी पॉइंट को आप लेने का प्रयास ना करें। एंड द सेकेंड थिंग इज, हमें यह भी देखना चाहिए कि वास्तव में आपका जो मेजरमेंट का जो स्केल है यानी जो आपका टेप है, कभी कभी आप देखते होंगे कि आप जब आपका टेप पुराना हो जाता है, आपका जो नापने वाला यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, यदि वो पुराना हो जाता है तो वह कहीं से टूट जाता है। मान लीजिए यहाँ से टूट गया। अब यदि यह यहाँ से टूट गया और इसमें कुछ लंबाई दी गई है, जैसे यहाँ से 0 से शुरुआत की, मान लीजिए यहाँ तक 5 सेंटीमीटर तक की लंबाई यह नापता है। अब यदि यह लंबाई हट गई, यह लंबाई मान लीजिए किसी तरीके से हट गई या टूट गई, तब आप इसे किस तरीके से नापेंगे? इसकी मदद से हमें कोई भी वस्तु नापने के लिए अब हमें यह 5 सेंटीमीटर न लेकर हमें इसे 0 मान लेना चाहिए। अब हम यहाँ 0 या फिर यदि हम 5 मान लेते हैं, 5 ही रखते हैं, तो हम इस तरीके से काउंट करेंगे कि जब हम 0 से यहाँ 6 पे जाएंगे यानी 5 से 6 पे जाएंगे तो हमें एक इकाई, चाहे वह सेंटीमीटर में हो, चाहे मीटर में हो, चाहे फीट में हो, हम 5 से 6 पे जाएंगे तो हम एक इकाई ही काउंट करेंगे, न कि हम इस कटे वाले भाग यानी कि जो 0 से शुरू हुआ है वहां से जोड़ेंगे। हम लोग यहीं से इकाई को काउंट करना शुरू करेंगे। हम लोग जब 7 पहुंचेंगे तो हम लोग यहाँ से गिनेंगे 1 2, 8 पहुंचेंगे तो हम लोग यहाँ तक गिनेंगे 1 2 3। कहने का मतलब है यहाँ पर फ्रेंड्स, जब टेप सही था तो हम लोग इस 8 को 8 पढ़ते थे, क्योंकि जो उसका मेजरमेंट शुरू होता था, स्टार्टिंग होती थी, वह एकदम शुरू से होती थी। लेकिन चूंकि अब तो टेप खराब हो गया है तो हम लोगों ने उसको निकाल दिया। जब निकाल दिया हम लोगों ने, तो हम लोगों का जो पैमाना है, जो नाप का जो स्केल है, वो यहाँ से शुरू होगा, तो हम लोग स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। सो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को नापने के लिए या डिस्टेंस को नापने के लिए हमारी जो आई साइट है वह प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं दूर से कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो हो सकता है मान लीजिए एक व्यक्ति लेफ्ट साइड खड़ा है और एक व्यक्ति राइट साइड खड़ा है। मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। उसे कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु देखनी है,
तो जब भी वह वस्तु को देखेगा तो हो सकता है कि उसको लगे कि यह वस्तु यहाँ पर न होकर यह वस्तु यहाँ पर है, यहाँ पर भी उसको दिखलाई दे सकती है। सेम चीज इसी लेफ्ट वाले पर्सन के साथ भी हो सकता है कि उसे वस्तु यहाँ पर न दिखलाई देकर उसे वस्तु आगे दिखलाई दे सकती है। सो इस कमी को दूर करने के लिए हमें सबसे पहले एक प्रॉपर केयर यानी ध्यान से देखना होगा कि वस्तु वास्तव में अपने यानी हम किसी ऑब्जेक्ट को उसके रियल यानी वास्तविक दूरी पर देख रहे हैं या फिर उसमें कुछ त्रुटि या कमी भी दिखलाई दे रही है। सो नाप के लिए इन 3 चीजों का होना आवश्यक है। हम लोग अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मोशंस के बारे में। फ्रेंड्स, मोशन की डेफिनेशन जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी व्यक्ति P स्थान A से स्थान B तक जा रहा है और टाइम यानी T के रेस्पेक्ट में उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। पोजीशन कहाँ से चेंज किया? पोजीशन A से B पर चला गया। जैसे ही टाइम T बीता, इस P वाले नाम के व्यक्ति की पोजीशन A से B बदल गई। यानी हमने कहा कि समय के सापेक्ष यदि इसके स्थान या स्थिति में परिवर्तन हुआ तो हमने कहा कि यह जो P है, द पर्सन P इज इन मूविंग पोजीशन। फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि हमने कहा कि यह मूव कर रहा है, लेकिन यह किस तरीके से, ऑन व्हाट प्रोसेस, ऑन विच मेथड दिस मैन और दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग। हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि यह व्यक्ति सीधे जा रहा है, टेढ़े मेढ़े जा रहा है, या इसकी गति किस तरीके की है? तो हम लोग कुछ गतियों के बारे में we will discuss about some motions so that we may easily understand about the basic information about motion। हम लोग कुछ गतियों के बारे में जानेंगे जिससे हमें गति के बारे में एक छोटा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाए। हम लोग कुछ गतियों के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में एक एग्जाम्पल दिया गया है। लेट सपोज यहां पर एक चींटी है, यहां पर एक एंट है। यह एंट, आपको इस एंट को ऑब्जर्व करना है कि यह किस किस तरीके से मूव कर रही है। फ्रेंड्स, जैसे ही यह एंट आगे बढ़ी, आपने देखा कि यह एंट यहां पर पहुंची तो इसने अपना डायरेक्शन यानी कि इसने अपनी दिशा को फिर से बदल दिया, यानी यह इधर चली गई। अगेन हमने देखा कि यहां पहुंचने के बाद इसने फिर अपनी दिशा को बदल दिया, यानी यह यहां चलने लगी, यहां पहुंच गई। अगेन इसने अपने डायरेक्शन को बदला और फिर यह यहां पहुंच गई। सो हम लोग यह कह सकते हैं कि यह जो एंट यानी जो चींटी का जो मोशन है वह एक सीधी रेखा में है। हम लोगों ने देखा कि यह जो एंट है वह सीधी रेखा में न चल के टेढ़े मेढ़े रास्तों के पर चल रही है। तो हम लोग इसको कैसे, हम लोगों को यदि इसके डिस्टेंस का मेजरमेंट करना हो, इसके डिस्टेंस को नापना हो, तो हम लोग कैसे नापेंगे? तो फ्रेंड्स, हम लोगों को ये चीज़ें नापने के लिए एक उसी तरीके से नापना होगा जैसे जैसे यह एंट चली है। हम लोग देख लेते हैं इसी के आधार पे एक और मेजरमेंट के बारे में, जिसे हम लोग मेजरमेंट ऑफ कर्व बोलते हैं। मेजरमेंट ऑफ कर्व। फ्रेंड्स, जब कोई वस्तु सीधी न होकर टेढ़ी मेढ़ी हो, ऐसे इस टाइप की, तो क्या यह संभव है कि हम लोग इसको एकदम सीधे टेप से नाप सकते हैं? क्या हम लोग इसको यदि सीधे वाले टेप से नापेंगे तो इसकी लंबाई सही आएगी? सो द आंसर इज नो। हम लोगों को इस कर्व यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा को नापने के लिए टेप को फ्लेक्सिबल यानी लचीला होगा और हमें ऐसे ही नापना पड़ेगा जैसे कि यह रेखा गई है।
हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके स्टार्टिंग या फिर एंड पॉइंट पर टेप लगाएंगे और हम लोग इसके कांटेक्ट में जाते हुए यानी इसको सटा कर हम लोग इसका मेजरमेंट करेंगे। हम लोग इसको सटा कर नापेंगे, एक टेप को इसी रेखा के सहारे चिपका कर नापेंगे तो हम लोग इस कर्व यानी टेढ़े मेढ़े रेखा को आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे मोशन के बारे में। आपने देखा कि चींटी हर एक पोजीशन पे, हर एक पॉइंट पे अपना जो डायरेक्शन है और जो पोजीशन है वह कंटिन्यू बदल रही थी, यानी टाइम के साथ उसने अपना पोजीशन हमेशा चेंज किया। पहले यहाँ थी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अब आप बताइए कि क्या हम इसके मोशन को सरल रेखा में चलने वाली गति कह सकते हैं? सो द आंसर इज नो। हम लोग इस प्रकार की गति को, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि प्रत्येक पॉइंट पे या टाइम के एक छोटे से भाग में अपना जो डायरेक्शन है वह बदलती है, तो इस प्रकार की गति को हम लोग इर्रेगुलर मोशन कहते हैं। इर्रेगुलर मोशन बोलते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट विच चेंजेज इट्स डायरेक्शन एंड पोजीशन इर्रेगुलरली विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ यदि कोई वस्तु अपना पोजीशन और जगह बदलता रहता है अनियमित तरीके से, तो हम लोग उसके मोशन को इर्रेगुलर मोशन बोलते हैं। हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट मोशंस के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, गांव में या विलेज में आप लोगों ने कोल्हू या फिर गाय को एक सर्कुलर मोशन में गति करते हुए देखा होगा। लेट सपोज यहाँ पर एक विशेष प्रकार का डंडा है और यहाँ पर एक गाय बंधी हुई है और इस बंधे हुए भाग के सहारे वह एक विशेष प्रकार की गति यानी इस खूंटे के सहारे वह चारों तरफ गति कर रही है। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि इसी खूंटे के सहारे जो गाय है या कोई एनिमल है वह कंटिन्यू एक पाथ यानी एक रास्ते पर ही चल रही है जो हमें गोले के समान दिखलाई पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित बिंदु के सहारे जब गति करती है और एक समान पथ का, एक वृत्ताकार पथ का अनुसरण या फॉलो करती है, तो हम लोग उसके इस प्रकार की गति को हम लोग सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। वी कॉल इट सर्कुलर मोशन। अब आप देख लीजिए, हम लोग इसको कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके घर में फैन होता है तो फैन के जो ब्लेड्स होते हैं यानी फैन का जो ब्लेड यानी पंखा होता है वो कैसे मूव करता है। मान लीजिए यहाँ पर आपका फैन लगा है तो आप देखते होंगे कि आपका फैन एक गति में मूव करता है, यानी आपका फैन कुछ इस तरीके से मूव करता है। यह फैन कंटिन्यू इसी तरीके से मूव करता है। जब आप फैन को देखते होंगे तो आपको जब पंखा चलता है तो आपको एक गोला दिखलाई पड़ता है। हम लोग इसको देखकर यह कह सकते हैं कि फैन के जो डेने या पंखे होते हैं वह एक वृत्ताकार पथ को बनाते हैं, एक पाथ का निर्माण करते हैं और इसे हम कह सकते हैं कि फैन जो है सर्कुलर मोशन करता है। एक और इम्पॉर्टेंट हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। आप देखिए कि आप अपने एक धागे के साथ एक रस्सी को एक पत्थर को बांध दीजिए। पत्थर को बांधने के बाद आप इसको एक हाथ में लेकर, एक उंगली में लेकर आप इसको तेजी से घुमाइए। जब आप इसको तेजी से घुमाते हैं तो आप देखते हैं कि एक गोला आकृति दिखलाई पड़ता है। फ्रेंड्स, यह जो टुकड़ा है पत्थर का, यह किस प्रकार की गति कर रहा है?
इस गति को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप सड़क पर जा रहे हो या फिर गाड़ियां जा रही हैं। आप सड़क पर जाते हो या गाड़ियां जा रही हैं तो आप देखते हो कि आप सीधी रेखा में चल रहे हो, या फिर आप देखते हो कि सेना का जब टुकड़ी यानी जब आर्मी चलती है तो आप देखते हैं कि वह सीधी रेखा में चलती है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट या वस्तु, एनी ऑब्जेक्ट विच मूव्स इन एनी डायरेक्शन इन स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई भी वस्तु किसी भी दिशा में यदि एक सीधी रेखा में चलती है, एक दिशा में चलती है, तो हम लोग उसके इस मोशन को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन यानी हम लोग उसको एक रेखीय या सरल रेखीय गति के नाम से जानते हैं। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं पीरियोडिक मोशन। हम लोग पीरियोडिक मोशन के बारे में देखते हैं कि पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें उसका जो मोशन का जो इंटरवल है या वह मोशन एक ही टाइम के बाद रिपीट होती है, यानी रिपीटेशन ऑफ मोशन। रिपीटेशन ऑफ मोशन यानी कोई भी गति यदि एक से अधिक बार होती है, रिपीट होती है पीरियड यानी कि एक छोटे से टाइम के बाद, तो उसे हम लोग रिपीटेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने एक धागे में एक बड़े से रस्सी को बांध लिया, एक बड़े से टुकड़े को उसके बाद हमने इसको एक डायरेक्शन में पुश कर दिया, यानी मान लीजिए हमने इसको ढकेल दिया। अब ये क्या होगा, अब यह जो पत्थर का टुकड़ा है वह एक विशेष डायरेक्शन में मूव करेगा। पहले यह इधर जाएगा, फिर यह इधर आएगा। आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद यह इधर जाता है और एक निश्चित टाइम के बाद वह इधर आता है। यानी इधर इस साइड जाने, यानी मान लीजिए हम लोग इसको A बोल देते हैं और इसको B बोल देते हैं, तो साइड A की तरफ जाने और फिर उधर से वापस आकर साइड B की तरफ आने में उसको एक समय लगता है। आप उसको नोटिस करेंगे तो यहाँ से A से B तक जाने और B से A तक जाने का जो इंटरवल होता है वह लगभग एक समान होता है, यानी कि एक निश्चित समय के बाद ही यह जो पत्थर है B से A की तरफ, A से B की तरफ जाता है। इसी को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। आप लोगों ने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा। आपने पेंडुलम देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वह एक कुंडी या कील के सहारे टिकी होती है और वह अपने दोनों तरफ समय बीतने के बाद दोनों तरफ मूव करती है। यह पेंडुलम की यह गति भी हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने बॉल को देखा होगा, बॉल यानी कि गेंद को। आप देखते होंगे कि जब भी हम बॉल यानी गेंद को जमीन पे लुढ़कता हुआ देखते हैं, मान लीजिए कि यह एक बॉल है, जमीन पे इसको लुढ़कता हुआ देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि यह बॉल अपने आप में मूव कर रहा है, यानी कि यह बॉल घूमता है। यह बॉल जब घूमता है तो आप देखते होंगे कि घूमते घूमते यह आगे भी बढ़ता है। घूमते घूमते यह बॉल घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो इस बॉल में कितने प्रकार की गति है? यह बॉल दो प्रकार की गति कर रहा है। पहली गति को हम लोग रेक्टिलिनियर, यानी कि यहां से बॉल जब आगे बढ़ रहा है सीधी रेखा में, तो यह रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है और यह अपने इस पॉइंट के आधार पर इस पॉइंट के चारों ओर
एक सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, यानी यह ऑब्जेक्ट अपने स्वयं घूम भी रहा है और घूमते घूमते आगे भी बढ़ रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही और ये टॉपिक फिनिश होता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन छूट गया हो या बचा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से वो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएं। हम उसको किसी छोटे पार्ट में अगले लेक्चर में उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, प्रश्न हमें दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।